गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड तथा यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए जीके जीएस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डिक्टो हूबहू आपसे पूछे जाने की संभावना रखते हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको 50 के 50 क्वेश्चन अभी 10 से 20 मिनट के अंदर आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और साथ में इसको लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और सेशन का एंजॉय करते हुए आपको इस क्लास को देखना है। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना, आपको इस क्लास को देखने का फायदा मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किसको लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों, ऐसे समझ सकते हैं सर, आपने ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को लॉक किया होगा। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों तथा विस्तारवादी नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि उसे इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने दी थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये नारा देश की सुरक्षा यानी जवान और कृषि यानी किसानों के महत्व को दर्शाता था, इसलिए राइट आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जब भी पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो 912 था। 912 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आप यहां पर देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा 1 नंबर पक्का हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी की बात की जाए तो आपको क्या बताना है, सारस है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारस को लॉक किया होगा। सारस को सारस क्रेन भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य पक्षी है। और यह अपनी ऊंचाई का सुंदरता और आजीवन जोड़ी के लिए जाना जाता है, यानी कि हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे, नर मादा साथ में मिलेगा, यानी कि 2 हमेशा आपको दिखेंगे, एक सिंगल नहीं दिखेगा। आपकी स्क्रीन पर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग मृतकों का टीला लगाना। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, इसलिए मृतकों का टीला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा। अगर सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो आपको पता है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और एक बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से 45 का आप स्कोर कार्ड अपना लेकर चलिएगा, तभी आपको इस क्लास को देखने का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर 45 आप लोग स्कोर कार्ड करते हुए चल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अपना बेस्ट करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। देखिए, आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद को लॉक किया है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें देवताओं की स्तुतियां यानी कि ऋचाएं संकलित हैं और ये वैदिक साहित्य का आधार माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहां पर हुआ था। तो आपको याद कर लेना, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त बोधगया में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोधगया को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर हो जाता है। आप यहां समझ सकते हैं भगवान बुद्ध को बोधगया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बोधगया बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए
फटाफट कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? याद कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य यानी कौटिल्य उनके मार्गदर्शक और मंत्री थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहां पर समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये आपको नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये राजिया सुल्तान आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। रजिया सुल्तान को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक शासन किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आर्य साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और समाज सुधार करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाबी भाषा की लिपि तो आप लोग बताएंगे गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर आप यूं समझ सकते हैं कि पंजाबी भाषा मुख्य रूप से गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये लिपि सिख धर्म के गुरुओं ने विकसित की थी, इसलिए राइट आंसर गुरुमुखी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए पंजाबी भाषा की लिपि क्या है तो फटाक से आपको गुरुमुखी को याद कर लेना, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में अगर गोलों की संख्या पूछी जाए तो आपको 5 लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन गोलों वाले प्रतीक होते हैं। ये गोल दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 5 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अगर बात किया जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आपको कालिदास को याद कर लेना है। कालिदास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इनको भारत का क्या बोला जाता है? शेक्सपियर बोला जाता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कालिदास को उनकी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं और नाटक के लिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, जो कि बहुत ही फेमस है, इसलिए राइट आंसर कालिदास आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अगर अष्टाध्यायी के लेखक पूछा जाए तो आपको पाणिनि लॉक कर देना है। पाणिनि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा था। यह संस्कृत भाषा के नियमों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का सही आंसर पाणिनि बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अगर कंप्यूटर के पिता की बात करूं तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के जनक बोलो या कंप्यूटर के पिता बोलो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि किया था, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपको याद कर लेना जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ है। और क्लास आपको कैसी लग रही, 2 शब्द आपको फीडबैक के रूप में बताना है कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। 2 शब्द आपको फीडबैक के माध्यम से जरूर बताने हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग इस सेशन को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। जब पढ़ता हूँ और आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अपना मतलब कि नाम जब डिस्ट्रिक्ट बताते हैं कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जरूर आप लोग बताना, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और उनकी लिपि ब्राह्मी को समझा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले हर एक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उदंत मार्तंड को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। यह 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उदंत मार्तंड बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अगर अशिक्षित की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको अकबर को लॉक करना। शासक एकदम अशिक्षित था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर पूरी तरह से अशिक्षित थे, लेकिन अपनी सीखने की जिज्ञासा के कारण उन्होंने कला, साहित्य और धर्म में गहरी रुचि बनाए रखी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल चींटियों में हमेशा आपको याद रखना ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देख सकते हैं आप लोग लाल चींटियां जो होती हैं रेड आंट्स में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो उन्हें डंक मारने पर झुंझुनी और जलन पैदा करने में सक्षम बनाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अम्ल आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश के गठन की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना 24 जनवरी 1950 नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी सन 1950 को हुआ था। इस ऐतिहासिक दिन पर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाता है। डी को लॉक करने वाले हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, को क्या बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। लखनऊ को याद कर लेना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, और यह शहर प्रशासन, संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर नदी की बात की जाए तो आप लोग क्या याद करोगे, यहाँ पर गंगा यूपी की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये राज्य के कई जिलों से होकर बहती है और कृषि, जल आपूर्ति तथा संस्कृत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गंगा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारस को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया बनारस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता होगा काशी को हम लोग बोल देते हैं बनारस और बनारस को बोल देते हैं काशी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं कि बनारस को प्राचीन काल से काशी के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। काशी बनारस को काशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या ये आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान राम की जन्मभूमि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सरयू आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। अगर जिलों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको याद कर लेना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि 75 जिले हैं। और आप लोग किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं। इन जिलों को प्रशासन और विकास कार्यों के लिए विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 75 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है। अगर उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा की बात की जाए तो आप लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी को लॉक कर देना। हिंदी आपकी क्या है, एक राज्य की भाषा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी है। इसके अलावा उर्दू को भी सहायक भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हिंदी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इनमें पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की सह राज्य की भाषा क्या है, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सह राज्य की भाषा भैया क्या है, उर्दू है। उर्दू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया था। तो सह राज्य की भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो उर्दू को लॉक करना है।
उत्तर प्रदेश में हिंदी राज्य की भाषा है और उर्दू को सह राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उर्दू आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि यूपी की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। अगर कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको कितनी लॉक करना है, टोटल विधानसभा में अपने 403 क्या है सदस्य हैं, 403 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और आपको घबराना नहीं है, बस धैर्य के साथ इन सारी क्लासेस को देखते हुए चलना है। बाकी तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी है। अगर आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं, मौज मस्ती से दूरी बनाए हुए हैं, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपको पढ़ते रहना है, जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएं और बेहतर से बेहतर आपको अपने आप को बना, जो आज हो गया है उससे ज़्यादा कल करना है और कल जो हो जाए उससे ज़्यादा और भी कल करना है। इस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करते हुए चलना है। अपना भी माइंड लगाइए, हमारे भी माइंड से आप लोग चलिए। अगर कोई समस्या बीच में आती तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए 24/7 तत्पर हूँ। जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। देखिए 403 सीटें आपको याद कर लेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं। ये सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्य के कानून बनाने में काम करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? अगर जंक्शन की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आता है तब भी करना, नहीं आता है तब भी करना। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर आपको नहीं आता हो तो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर खट्टे फलों की बात करें तो आपको पता है खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। साइट्रिक अम्ल को लॉक कर देना। खट्टे फलों जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जो इन्हें खट्टा स्वाद देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप लोग याद कर लेना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1948 से 1950 तक, उनके बाद भारत गणराज्य बना, राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का श्री राजगोपालाचारी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा भैया कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नहीं पता है तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दिल्ली आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता है भैया क्या कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपने सुना होगा स्वर्ण मंदिर, ये आपका अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर में एक घटना हुई थी, उस घटना का सन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि अमृतसर में जो घटना घटित हुई थी उसका सन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो आपको पता होगा ये खगोलीय दूरी होती है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। लगभग 9.46 ट्रिलियन आप लोग कह सकते हैं, इसलिए खगोलीय दूरी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष का मात्रक खगोलीय दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति भैया कितनी होती है आपको पता है क्या, यह आपको बता देना है। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप लोग लॉक करें हैं तो 1 नंबर आप पाने के हकदार बन जाएंगे। प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट लगभग यहाँ पर होती है 2,99,192 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे सामान्यतः आप लोग 3 लाख किलोमीटर सेकंड मान लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताओ फटाफट इसका भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कि शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको याद कर लेना 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है या डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में होता है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षक थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आजाद हिंद फौज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग सिंगापुर को लॉक करना। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक बार जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड सर्किल में या अपने ग्रुप सर्किल में इसको शेयर कर देना, स्टडी वाले ग्रुप में अगर आपने बनाए हो, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ पहुंच जाए आपकी तरह ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने राइट आंसर सिंगापुर को लॉक किया होगा। सिंगापुर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? अगर इंडिया गेट की बात की जाए तो आपको बता देना है इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडिया गेट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मुंबई जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ये ब्रिटिश राज्य के समय 1911 में भारत दरबार के स्वागत के लिए बनाया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या है? बंदरगाह है। यह व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो करो या मरो ये आपको याद कर लेना। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो, याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। यह नारा भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए था। जिसका अर्थ था कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। तो इसलिए राइट आंसर आपको याद कर लेना, करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है और ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, याद कर लेना। और इसी क्रम में आप इसको समझ सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाए तो हर साल ये 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त को आपको लॉक कर देना है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन के अवसर पर खेल और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएगा 100%। तो याद कर लेना, मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। याद कर लेना, मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे के समय 1857 स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह में प्रसिद्ध हुआ। यह नारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला क्रांतिकारी संदेश माना जाता है। कह रहा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको पता है, यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर देख
देख सकते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह और उनके साथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनता को प्रेरित करने के लिए दिया था। ये नारा क्रांति और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, इसलिए भगत सिंह आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सुबह सुबह जोश के साथ आपको पढ़ना है और एक बार देख करके वीडियो फिर से रिवीजन के तौर पर 2x पर देख लेना है। सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है, रामबाण साबित हो रही है या नहीं। कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा याद कर लेना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आलस्य को दूर भगाओ और यहाँ पर पढ़ाई में जुट जाओ। नंबर ए महर्षि दयानंद सरस्वती आपके क्वेश्चन का सही आंसर आपने लॉक किया है। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। का उद्देश्य समाज सुधार और वेदों के मूल ज्ञान की ओर लोगों को लौटाना था, इसलिए राइट आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ भैया पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये लीवर यानी यकृत का एक रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पीलिया यकृत यानी लीवर का एक रोग है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीलिया यानी जॉइंटिस एक रोग है जो यकृत यानी लीवर से संबंधित होता है। इसमें त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है क्योंकि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर लीवर यकृत को लॉक करोगे आप सभी लोग, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो 1 नंबर आप लोग पाने के हकदार बन जाएंगे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। हर एक स्टूडेंट को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर फीडबैक के तौर पर 2 शब्द आपको लिखना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा और ये क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रखी जाएं या नहीं रखी जाएं, आप लोग जरूर हमें मेंशन करिएगा, आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, रियल पेपर सोल्यूशन का। उस रियल पेपर सोल्यूशन को देखना है। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की सर तैयारी करवाई जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप लोग अगर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी वो क्लासेस आपके लिए जारी की जाएंगी, यानी स्टार्ट की जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।